नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी नेट सेट अध्ययन में। अभी हाल ही में अ, 26 जुलाई 26 जुलाई 2026 को हमारा सेट परीक्षा का एग्ज़ाम है, जो महाराष्ट्र सेट है वहाँ। और वहाँ जो हिंदी में हिंदी सब्जेक्ट से जो देने वाले हैं, उनके लिए हम पढ़ाते हैं और हम पढ़ा रहे हैं। तो हम जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों का हम एक सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में उस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। और इसके आधार पर ही बहुत सारे बच्चों ने, इस नोट्स के आधार पर बहुत सारे बच्चों ने जो है वहाँ सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इतना ही नहीं, मैंने खुद यही नोट्स पढ़कर सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था हिंदी से, और वही नोट्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे प्रथम हम कानों में कंगना कहानी से प्रारंभ करेंगे। कानों में कंगना कहानी जो है वह राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखित कहानी है। और यह कहानी 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का जो नायक है वह नायक नरेंद्र है। वह अपनी आप बीती लिख रहा है, यानी आप बीती यानी जो भी बीत गया है समय, वह आप बीती लिख रहा है। और यह कहानी जो है यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई यह कहानी है। किरण जो है वह किरण कानों में कंगना कहानी की पात्र है। किरण कहानी की नायिका है, जो नायक नरेंद्र की पत्नी है। यानी किरण की शादी किससे होती है? नायिका है, और वह नायक नरेंद्र है। तो किरण की शादी नरेंद्र से होती है और उसकी पत्नी है। उनके गुरु यानी नरेंद्र के पत्नी का जो पिता है वह इसका गुरु है नरेंद्र का। उसका गुरु का नाम क्या है? योगीश्वर है। और योगीश्वर की पुत्री जो है वह किरण है, और किरण ही नरेंद्र की पत्नी है। आदर्शवादी नारी है कौन? किरण। इसके सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। यानी किरण की सुंदरता की जो तुलना है वह तुलना प्रकृति से की है लेखक ने। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। यानी वह जगमग किरण की आँखों को देखे या तारों को देखे, बात एक ही थी। अभी नरेंद्र कौन है? नरेंद्र जो है वह किरण का पति है, जो पहले उसके पिता का शिष्य था। किसका? जोगीश्वर का शिष्य था वह नरेंद्र। फिर बाद में किरण से शादी करते हैं। वह खूब प्रेम करता है। बाद में एक किन्नरी के जाल में वो फंस जाता है और वह पूरी संपत्ति जो है वह गवा देता है, और अंतिमतः किरण की भी मृत्यु हो जाती है। जोगीश्वर नरेंद्र के गुरु है और किरण के पिता है। जोगीश्वर कौन है? किरण के पिता है और नरेंद्र के गुरु है। जूही जो है, जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी है। और दूसरा जो है वह किन्नरी पात्र है। किन्नरी कौन है? जो वह सुंदर है, नर्तकी है, और उसके प्रेम जाल में नरेंद्र फंस जाता है और पूरा वहाँ जाकर पूरी धन संपत्ति जो है अपने पत्नी किरण के गहने जो है वहाँ पर दे आता है, और अंतिमतः किरण भी मृत्यु पर आ जाती है। फिर वह है मोहन। मोहन कौन है? तो नरेंद्र का मित्र है, नरेंद्र की पहचान का मित्र है, और मोहन ही उसको किन्नरी के यहाँ ले जाता है। याद रखना, मोहन को किन्नरी का नृत्य देखने कौन ले जाता है? नरेंद्र को। तो मोहन ले जाता है, याद रखना, पूछा जाता है। आगे देखते हैं इसकी कहानी की जो महत्वपूर्ण कथन है वहाँ। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमक के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिसकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल किरने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चुड़ुल दृष्टि से इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े।
तो यह कथन जो है लेखक का है कहानी में। अगला कथन है, यह कहानियाँ हमने सब लाइन बाय लाइन पढ़ी हुई है, निःशुल्क प्लेलिस्ट जो है उपलब्ध है। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी। कौन कहे किसे एकटक देखती थी। कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे सोचती थी। मैं क्या बता सकूं। ये महत्वपूर्ण कथन है कहानी के, पूछे जा सकते हैं। हम दूर से तारों को सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। गोपियों को कभी गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं लगा था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी हुई है। यह कथन नेट के परीक्षा में पूछा हुआ था और सेट में भी आजकल ऐसे ही सवाल बन रहे हैं। अगला कथन है, यहाँ ज़्यादा हम विश्लेषण नहीं करेंगे। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी के टेर दे सके। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। यह मनुष्य नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यही एक दो भूले भटके हो ही तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा जगमगाया कि माया नहीं लगी, लेकिन केवल केवल तक बच्चे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। चढ़ा नशा उतर गया। ये जो है ये कहानी का अंतिम अंश का ये वाक्य है। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें समझ गई, सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। कौन? नरेंद्र। अंतिमतः जब उसकी वह कुछ है क्या देखने के लिए जाता है, कुछ है क्या न किरण को पूछने के लिए जाता है, और वो किरण को जगाने की कोशिश करता है, तो तब वो किरण की मृत्यु हो जाती है। और किरण की जान निकल जाने के बाद तब वह देखता है, और तब यह वाक्य कहानी में आया हुआ है। और एक बात है, जब वह देखता है और देखने के बाद जो श्रृंगार बक्सा था, उस श्रृंगार बक्से से चुपकली निकलती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, याद रखना। अगली कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो उसने कहा था। हम केवल एक सारांश रूप में महत्वपूर्ण बातें देख रही है, वैसे लाइन बाय लाइन कहानी हमने पहले से पढ़ी हुई है सब। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। यह सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी की जो पात्र है वह है लहना सिंह, जो कहानी का नायक है। यह नंबर 77 सिख राइफल में जमादार है। यानी लहना सिंह किस पद पर है सैन्य में, तो नंबर 77 सिख राइफल में जमादार पद पर है। बचपन में अपने मामा के यहाँ अमृतसर में एक लड़की से मंडी में मुलाकात होती है। वही लड़की बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही एक निष्ठ वचन को निभाने वाला। यानी लहना सिंह का व्यवहार कैसा है, लहना सिंह का चरित्र कैसा है, एक निष्ठ है, निष्ठावान सिपाही है, एक निष्ठ है, वचन को निभाने वाला है, जो बचपन में कहती है वह। फिर अगली कौन है, अगला पात्र कौन है, सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन है, जो बचपन में अमृतसर की गलियों में मांझे की दुकान पर मिलता है लहना सिंह। ये मामा के बाल धोने के लिए, दही लेने के लिए जाता है, और तब वह उससे मुलाकात होती है। वो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। यानी सूबेदारनी के पति का नाम क्या है, हजारा सिंह है, और उसकी पत्नी है बोधा सिंह की माँ है। यानी सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी है और बोधा सिंह की माँ है, याद रखना। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है। लहना सिंह को अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है।
पर वह अंतिमतः लहना सिंह जान देकर वह वचन निभाता है। सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह कौन है? तो सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है। लहना सिंह को बहुत चाहता है, यानी सूबेदार किसको बहुत चाहता है? लहना सिंह को। सरकार ने खुश होकर लायलपुर में जमीन दी थी, यानी सूबेदार को सरकार ने खुश होकर कहाँ जमीन दी थी? लायलपुर में दी थी, याद रखना। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है, यानी बोधा सिंह की कौन है? तो बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है, बेटा है। युद्ध में घायल होता है, यानी बोधा सिंह कहाँ पर घायल होता है? युद्ध में घायल होता है। तब लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और बिस्तर देता है। वजीरा सिंह कौन है? तो पलटन का विदूषक है। पलटन का विदूषक कौन है? तो वजीरा सिंह है, याद रखना। पलटन साहब 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर, इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण कर आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। वही जो जर्मन आता है और वह जर्मन लप्टन साहब को मार देकर उसकी वर्दी पहनकर उसका भेष धारण कर आता है और वो लहना सिंह उसको मार देता है। और वह जो लप्टन साहब है जर्मन, वह भी लहना सिंह को घायल कर देता है। लहना सिंह को घायल कौन कर देता है? तो याद रखना, लप्टन साहब जो जर्मन है, और वह जर्मन जो ओरिजिनल लप्टन साहब है उसका वेश धारण करके आता है लहना सिंह। लहना सिंह श्याम सिंह सिपाही है। लहना सिंह और श्याम सिंह कौन है? वह सिपाही है। अत्तर सिंह भी है। अत्तर सिंह कौन है? वह सूबेदार के मामा है। अत्तर सिंह सूबेदार के मामा हैं। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। कीरत सिंह कौन है? तो लहना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला लप्टन साहब का खानसामानी। अब्दुल्ला कौन है? तो लप्टन साहब का खानसामा है। और वह पोल्टूराम डाक बाबू है। जो पोल्टूराम कौन है? तो डाक बाबू है, जो पत्र देने का ये करता है। फिर तुर्की मौली, और यह कहानी जो है उसने कहा था, यह कहानी पूर्व दीप्ति शैली में लिखी हुई है। पूर्व दीप्ति शैली में क्या है? जैसे पिछले साल या कुछ दिन पहले कुछ हो गया है और उसको मैं वर्तमान में बता रहा हूँ या वर्तमान में लिख रहा हूँ, उसको पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक शैली भी कहते हैं। यह पूर्व दीप्ति शैली में लिखी हुई पहली कहानी है। प्रेम का आदर्श स्वरूप इस कहानी में मिलता है। त्याग एवं वीरता का चित्रण भी हुआ है। आदर्श कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था। इस कहानी के जो स्थान आए हैं, कभी कभी स्थान भी पूछते हैं। स्थान जो है वहाँ कहाँ है? गुरु बाजार, लहना सिंह के मामा का घर। यानी गुरु बाजार कहाँ पर है? तो गुरु बाजार लहना सिंह के मामा का घर है। इस कहानी के स्थान पर सवाल आप भी हाल ही में जो जून वाला नेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा था। मगरे कहाँ है? मगरे सूबेदारनी के घर है, यानी सूबेदारनी के घर कहाँ पे है? मगरे में है। जगाधरी पट्टूबन साहब शिका करके है। मांझे लहना सिंह का घर है, यानी लहना सिंह का घर कहाँ है? मांझे में है। लायलपुर सूबेदार को ज़मीन दी थी सरकार ने लायलपुर में, ये याद रखना। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, वही उसी स्थान पर या स्थानों को लेकर ही सवाल था और अभी भी इस सेट में भी पूछा जा सकता है। अमृतसर गुरु बाजार में लहना सिंह के मामा का घर था। मगरे में सूबेदारनी का घर था और जगधरी लप्टन साहब का घर था। लप्टन साहब का घर था जगाधारी में, और मांझे में लहना सिंह का घर था, और लायलपुर में सूबेदार को खुश होकर सरकार ने ज़मीन दी थी। अभी इस कहानी के जो महत्वपूर्ण कथन है वह देखेंगे। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावे। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए। ये कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, जो भी वह तांगे वाले बोलते हैं
वह क्रम में लगाइए या पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे प्रथम जो तांगे वाले हैं, इक्के वाले, वो सबसे प्रथम क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हट जा जीने जोगे, यानी तू रास्ते से हट जा, तू रास्ते से हट जा, जीने जोगे यानी तू जीने योग्य है। हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारी, तू बच्चों को प्यारी है, हट जा। ये क्रम भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इसके बाद भी पूछा जाएगा। ये सेट का परीक्षा जो मैंने क्वालिफाई की है, इसी नोट के आधार पर महाराष्ट्र सेट हिंदी विषय से मैंने क्वालिफाई किया है। बच जा जीने बच जा बच जा बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि समष्टि में इसके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। बच जा। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। यानी वह लहना सिंह उस छोटी जो लड़की थी जो बाद में सूबेदारनी बनती, उसको कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। परीक्षा में पूछा जा सकता है सगाई, कुड़माई का अर्थ क्या है, सगाई, एंगेजमेंट, आधुनिक शब्द एंगेजमेंट, कुड़माई। बच जा। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुझे देखता रह गया। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यानी घोड़े को कुछ बाहर न निकला जाए या इक्की के साथ न जोड़ा जाए तो वो बिगड़ता है। इसी प्रकार एक जगह पर बैठे बैठे सिपाही भी बिगड़ जाता है। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। ये बहुत बार कथन परीक्षा में पूछा हुआ है। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। ये भी पूछा हुआ है। मृत्यु के कुछ समय पहले, ये बहुत बार नेट में पूछा हुआ कथन है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जमकर की जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से हट जाती है। तुम्हें याद है, एक ये बहुत बार सवाल पूछा है। तुम्हें ये अगला कथन है, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा पहिए की दुकान के पास बिगड़ गया था, दही वाले की दुकान के पास। तुम्हें याद है, ये सूबेदारनी कह रही है लहना सिंह से, जब वो घर जाता है सूबेदारनी के और वहाँ से वो सूबेदार के साथ जाने वाला रहता है, तब सूबेदारनी उसको अंदर बुलाकर कहती है, क्या तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उसी दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हें तुम्हारे सामने आगे मैं आंचल पसारती हूँ। उसने कहा था, क्या कहा था उसने, कि मेरे युद्ध में मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, ये कहा था, याद रखना। उसने कहा था, क्या कहा था, तो चल मैं आई नहीं कहा था, आजा शाम होने आई। ये देखो अगला क्या है, वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। यानी ये वजीरा सिंह को बता रहा है घायल अवस्था में लेना सिंह, और कहता है कि उसने कहा था पानी पिला दो। पानी किसको मांगता है लहना सिंह, वजीरा सिंह को मांगता है। याद रखना, कितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। यहाँ पर कहानी जो समाप्त होती है। अगली कहानी है आकाशदीप। ये आकाशदीप आकाशदीप कहानी जो है वह आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी भी है और यह कहानी संग्रह भी है। आकाशदीप किसका कहानी संग्रह है, जयशंकर प्रसाद का है। और आकाशदीप किसकी कहानी है, जयशंकर प्रसाद की ही है, जो 1929 में प्रकाशित होती है। 1929 में
अभी इस कहानी के जो पात्र है वह पात्र देखते हैं। बुद्धगुप्त ताम्रलिप्त का क्षत्रिय, यानी बुद्धगुप्त कौन है? तो बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। पोता अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर चंपा को मुक्त करता है। यानी पोता अध्यक्ष कौन है? जो पोता अध्यक्ष यानी कौन है? जो युद्ध में जो है पोत चलाते थे, उसका अध्यक्ष कौन है? मणिभद्र है। उसकी हत्या करता है बुद्धगुप्त और चंपा को उसके मणिभद्र के बंधन से मुक्त करता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम कौन देता है? बुद्धगुप्त देता है। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एक अधिकार प्राप्त करता है। यानी कौन कौन से द्वीप के नाम आए हैं आकाशदीप कहानी में? बाली, जावा, सुमात्रा। इस पर वाणिज्य, वाणिज्य मतलब क्या है? राज्य कारभार वहाँ पर स्थापित करता है, एकाधिकार प्राप्त करता है। चंपा महानाविक कहती है, यानी बुद्धगुप्त को चंपा क्या कह के बोलती है? महानाविक। कभी परीक्षा में पूछा जाए निम्नलिखित में से बुद्धगुप्त के बारे में सही बातें कौन कौन सी है, पहचानिए। तो वहाँ पर पूछा जाएगा चंपा महानाविक कहती थी, बाली, जावा, सुमात्रा पर एकाधिकार था, पौधा अध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर चंपा को मुक्त करता था, नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है। ऐसे जो है पर्याय विकल्प दिए जाएंगे, याद रखना। तो घबराना नहीं है। ये सारे जो है मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मुझे खुद पढ़ने के लिए। फिर बाद में मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो ऐसा लगा कि चलो सबका भला हो जाए। तो चंपा, चंपा जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी थे। यानी चंपा के पिता कहाँ पर प्रहरी थे? मणिभद्र। मणिभद्र जो था पोता अध्यक्ष, उनके प्रहरी थे। प्रहरी थे, चौकीदार थे। कौन? किसके पिता? चंपा के। बुद्धगुप्त को पिता के मृत्यु का कारण मानती है। यानी चंपा का मानना है कि बुद्धगुप्त ने ही मेरे पिता की हत्या की है। मणिभद्र के घृणिता प्रस्ताव को ठुकराने से बंदी बनाया था। यानी जब प्रहरी जब चंपा के पिता की हत्या हुई और वह मणिभद्र ने उसके सामने प्रस्ताव रखा था कि मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, और वह शादी करने से इनकार करती है या इनकार करती है, तब जाके वह उसको बंदी बनाया था मणिभद्र ने। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। यानी उसका हृदय चाहता है, कभी उसके मन में आता है कि बुद्धगुप्त से प्रेम भी करूं, और बाद में फिर घृणा भी आती है। घृणा आती है कि वह उसने मेरे पिता की हत्या की है, इसलिए घृणा भी आती है। इसमें द्वंद्व है। चंपा के मन में किस बात को लेकर द्वंद्व है? तो बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का लेकर द्वंद्व है। मणिभद्र जो है, मणिभद्र बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक है। मणिभद्र कौन है? बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाता है। चंपा और बुद्धगुप्त को किसने बंदी बनाया था? मणिभद्र ने बंदी बनाया था। जया कौन है? जया जो है वह चंपा की सेविका है और चंपा द्वीप की मूल निवासी है। आकाशदीप कहानी में चंपा द्वीप की मूल निवासी कौन है? जया, चंपा, बुद्धगुप्त, मणिभद्र। तो जया है, याद रखना, पूछा जाता है। ये एक सवाल बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षा में, क्या स्त्री होना पाप है? बहुत बार पूछा है, नेट में पूछा हुआ है, सेट में भी पूछा हुआ है मेरे ख्याल से। क्या स्त्री होना पाप है? दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमल था। जब वह अंधेरे में ये करता है, वहाँ का कथन है यहाँ। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? यानी वह कहती है कि मेरी माँ भी जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ नदी किनारे, समुद्र किनारे दीप जलाकर जो नाविक है उस नाविक को पथ दिखाती थी। पथ का अर्थ होता है रास्ता दिखाती थी। और वह चंपा भी वह अब दीप जला रही है, तो वह बुद्धगुप्त कहता है कि तुम यह दीप जलाकर आप किसको पथ दिखाना चाहती हो? तुम आप किसको रास्ता दिखाना चाहती हो? उसको उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया, यानी उसको मैं दिखाना चाहती हूँ जिसको तुमने भगवान मान लिया है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। ये बुद्धगुप्त का कथन है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो। तो वह क्या नहीं कर सकता।
जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपान से अपना हृदय पिंड निकालकर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। ये बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, यह कथन है। जब कहानी के अंतिम अंतिम पड़ाव में एक कथन है, मुझे स्मरण है, अगला कथन है, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भरकर अ, भारती थी। अ, भागीरथी, यानी ये भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, "अ, सांधवी, यानी चंपा की माँ का नाम क्या है? सांधवी। सांधवी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है।" वह गदगद हो जाती। ये उसके पिता कहते थे चंपा के, और चंपा के माँ का नाम क्या है? सांधवी है, याद रखना। निम्न ऐसा पूछा जाएगा, सांधवी यह निम्नलिखित में से किस कहानी में पात्र है? तो आकाशदीप कहानी में है, याद रखना। जब अपने में जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकती, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरे में अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा चंपा बुद्धगुप्त से कहती है। यानी ये द्वंद्व क्या है? द्वंद्व यही है उसके मन में, चंपा के, कि वह कहती है कि मैं खुद के हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी। उसने मुझे धोखा दिया है, खुद का हृदय होकर। वह तुम्हें प्रेम भी करता है और घृणा भी करता है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। वह कौन कहती है? चंपा कहती है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता। ये बुद्धगुप्त कहता है चंपा से। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया नहीं कर सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। ये बुद्धगुप्त चंपा से कहता है। पहले विचार था कि कभी कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। ये चंपा का कथन है। ये सभी कहानियाँ जो है हमने लाइन बाय लाइन पढ़ाई हुई है। अभी इसके बाद जो है अपना अपना भाग्य, जो जैनेन्द्र की कहानी है। कहानी एक भी कहानी में एक भूखा है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। यानी कहानी में एक भूख है। कहानी में क्या है? एक भूख है। ये जैनेन्द्र का कथन है। अपना अपना भाग्य कहानी को लेकर जैनेन्द्र ने खुद कथन लिखा है। क्या है? कहानी एक भूख है जो निरंतर निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। यह जैनेन्द्र ने खुद लिखा हुआ कथन है कहानी को लेकर, कहानी विधा को लेकर। विशाल भारत पत्रिका में 1929 में प्रकाशित संग्रह वातायन 1931 में यानी ये अपना अपना भाग्य कहानी जो है वह वातायन कहानी संग्रह में है, और वातायन कहानी संग्रह यह 1931 में प्रकाशित होता है। अभी वातायन कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ संग्रहित है यह देखते हैं। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी, यह क्या है? यह वातायन कहानी संग्रह में संग्रहित कहानियाँ हैं। अभी इस कहानी के जो स्थान है वह स्थान क्या है? नैनीताल का स्थान है, जहाँ की घटना कहानी में चित्रित की गई है। नैनीताल में घटित घटना है लेखक ने चित्रित की है। होटल डब, होटल पब, होटल डी पब, होटल का नाम क्या है? डी पब। लेखक और उनका मित्र रुकते हैं होटल डी पब में।
पात्र कौन कौन से है? पहाड़ी लड़का, और उस लड़के की उम्र क्या है? 10 वर्ष। लेखक और कथावाचक, लेखक, कथावाचक और पहाड़ी लड़का, पहाड़ी लड़की की उम्र क्या है? 10 वर्ष है। लेखक का मित्र 2 वकील मित्र है। इन्हीं में से एक लड़के को नौकरी नहीं नौकरी नहीं देता है, यानी वह कहता है कि तुम सुबह आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ, और वो नहीं देता है। लड़के के साथी एक लड़का था और वह दुकानदार मालिक उसको मार देता है। पीछे हमारे का कथन है, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद ग्रह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। ये किस कहानी का कथन है? तो अपना अपना भाग्य कहानी का कथन है, याद रखना। अंग्रेजी पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तरहों में सिमट लिपट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नया नमूना था। अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेज़दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटियों को देखकर मूछ फेर लेते थे और अंग्रेजी को कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का इन्हें अधिकार मिला हो। ये अपना अपना भाग्य कहानी के कथन हैं। मोटार में सवार हुए थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चितड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस वही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब को मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की एक हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ऊड़े कफन का प्रबंध कर दिया था। सच सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। ये लड़का वही था जो लेखक को पिछली रात मिल गया था। ये सब कुछ पीडीएफ है। यह पीडीएफ भी हम सब कुछ ऐसे पढ़ाएंगे हम आपको। दूसरी बात यह है कि यह जो यदि मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, यह पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप समूह बनाया है, उस समूह पर आप कुछ 500 रुपये शुल्क वहाँ पर दीजिए, पे कीजिए, और पूरे ऐसे जो सुष्मिता के साथ नोट्स बनाए हैं वह आप प्राप्त कर सकते हैं। 7219423607 इस पर संपर्क करके। तो यह सब कुछ हम पढ़ाते हैं, और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।